नानक क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2020 और 8 अगस्त 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है। जैसे कल आपने 500 के ऊपर लाइक दिए थे, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह आप लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। और इस संडे के दिन आपको जुलाई मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो राजस्थान करंट अफेयर्स का प्राप्त होगा। और ये आपको पता है अनअकैडमी पर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। महारो राजस्थान, जिसमें आपको तरुणा शर्मा के द्वारा बहुत सारी इस महारो राजस्थान से संबंधित बहुत सारी बातें मिलेगी। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस अनअकैडमी से जुड़ जाइए क्योंकि हम जल्द ही इस अनअकैडमी पर राजस्थान जिला दर्शन के वीडियो डालने वाले हैं। तो शुरुआत जल्द ही होने वाली है, तो इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, बहुत इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियुक्त किए गए राजेश परिहार का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये भी देखिए, केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नियुक्त किया है और वो हमारे राजस्थान के जिले से बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और वो राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं। मुख्य तथ्य, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। ये अपने आप कई दिन पहले ही हमने न्यूज़ सुनी थी कि भारत संयुक्त जो राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है 2021-22 के लिए। सुरक्षा परिषद के सामान्य मुद्दों पर भारत की बात रखने, वक्तव्य देने और प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार ने मथानिया जोधपुर के राजेश परिहार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की तरफ से नियुक्त किया है। बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि मथानिया जोधपुर के राजेश परिहार को, वर्तमान में राजेश परिहार चीन में राजदूतावास में प्रथम सचिव के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में राजेश जो परिहार है वो चीन में राजदूतावास में प्रथम सचिव के पद पर कार्यरत है। 2021-22 के कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र उच्च तालिका में लाएगा। भारत पहली बार 1950 में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। गैर स्थायी का मतलब यहाँ पे स्थायी नहीं होते। इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश है वो स्थायी है, उसके अलावा 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। तो भारत अब की बार फिर चुना गया है 8वीं बार और उसके राजेश परिहार को इसके लिए नियुक्त किया जाएगा। 2021 में इनकी नियुक्ति होगी 2 साल के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के आईएएस अधिकारी जिन्हें बीजिंग दूतावास के प्रथम सचिव पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान के आईएएस अधिकारी जिन्हें बीजिंग, अब बीजिंग का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? चीन की राजधानी है, चीन के अंदर है, चीन की राजधानी है। दूतावास के प्रथम सचिव पर नियुक्त किए गए हैं तो ये पार्स सांखला को नियुक्त किया गया। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये भी राजस्थान के मथानिया जोधपुर जिले के से बिलोंग करते हैं। तो मुख्य तथ्य, राजस्थान के मथानिया जोधपुर के पार्स सांखला को बीजिंग दूतावास के प्रथम सचिव पद पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। तो 2 बड़ी आईएएस अधिकारियों को, आईएएस को राजस्थान के जोधपुर जिले से निकालकर 2 पद दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे राजस्थान के लिए गौरव की बात हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान शूटिंग बाल संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। राजस्थान शूटिंग बाल संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं तो ये शिवराज सिंह शक्तावत चुने गए हैं। कौन है? शिवराज सिंह शक्तावत को, और सारे के सारे सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। मुख्य तथ्य, राजस्थान शूटिंग बाल संघ के अध्यक्ष शिवराज सिंह शक्तावत। बस अगर एग्जाम में आएगा तो यहाँ तक ही क्वेश्चन आएगा, राजस्थान शूटिंग बाल संघ के अध्यक्ष। महासचिव दयानंद उपाध्याय, कोषाध्यक्ष ब्रजेश शर्मा, उपाध्यक्ष आर खान। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम चांस होता आता है, अगर पूछा भी जाए तो सिर्फ अध्यक्ष पूछा जा सकता है, उसके अलावा आपको ये क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए, जब जब त्योहार की बात आती है, जब जब कोई बड़ा मौका आता है और जिस दिन त्यौहार होता है तो हम जरूर इस टॉपिक की बात करते हैं। और अभी आपको पता है हाल ही में सातुड़ी तीज या
तीज का पर्व मनाया गया, कब मनाया गया? तो भाद्रपद कृष्ण तीज। अब कृष्ण पक्ष चल रहा है आपको पता है, और भाद्रपद महीना चल रहा है, तो भाद्रपद कृष्ण तीज को कजली तीज या सातुड़ी तीज बनाएगी। हमने पहले पढ़ा था सावन शुक्ल तीज को छोटी तीज बनाएगी। ध्यान रखना, छोटी शुक्ल पक्ष में आएगी और बड़ी कृष्ण पक्ष में आएगी। बड़ी से वैसे ही भाद्रपद महीना बहुत बड़ा है तो बड़ी याद रह जाएगा। मुख्य तथ्य है भाद्रपद कृष्ण तीज को सातुड़ी तीज, जिसको कदली तीज या बड़ी तीज मनाई जाती है, ये बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। और छोटी तीज है वो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। इस दिन श्रृंगार करने का विशेष महत्व है। महिलाएं पति की लंबी आयु तथा कन्या अच्छे वर की प्राप्ति हेतु व्रत रखती है। इस दिन सातु यानी गेहूं का बना खाए जाने का महत्व है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। सातुड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तीज को मनाई जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खनिज के बारे में चर्चा आज होगी। राजस्थान खान व भूविज्ञान विभाग तथा जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बांसवाड़ा में किस खनिज के लिए एमओयू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान खान व भूविज्ञान विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ने, और किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। किस खनिज के लिए? तो मैग्नीज, ये मैगजीन है, ध्यान रखना, मैग्नीज है, ये मैग्नीज खनिज के लिए। मुख्य तथ्य, राजस्थान खान व भूविज्ञान विभाग व जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बांसवाड़ा में मैग्नीज खोज के लिए एमओयू किया है। हर साल बांसवाड़ा से 333.33 टन के करीब मैग्नीज निकाला जाता है। अब बात आती है मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज की खोज के लिए अलग अलग सर्वे के लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ है कि किस तरह से मैग्नीज के कुछ खान है उसमें निकाला जाए, किस तरह की पर्यावरण सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए। तो इसके कारण दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो मैग्नीज को भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है। मैग्नीज को भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहा जाता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चित है। राजस्थान में मैग्नीज अयस्क पायरोलूसाइट निकलता है। देखो अब दोनों के बीच समझौता हुआ है ना, जो चीज़ प्रसिद्ध होगी उसको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब मैग्नीज है, ये प्रसिद्ध होगी तो एग्जाम में आपको पक्का पूछा जाएगा। एक तो इसका अयस्क क्या है, तो पायरोलूसाइट से निकलता है, ये इसका अयस्क है। अब उत्पादक क्षेत्र पक्का आएगा एग्जाम में, 100% आगे के एग्जाम में आपको भूगोल के सब्जेक्ट में मैग्नीज के बारे में पूछा जाएगा। देखो बांसवाड़ा में कौन कौन सी खान है? सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में होता है, तो लिलवाड़ा, तिमोरिया, नरदिया, तलवाड़ा, काला खुंटा, ये कोई भी खान आपसे पूछ सकते हैं। ये 2-3 साल पहले तो एग्जाम में आ चुका है। काला खुंटा जो खान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज। उदयपुर में छोटी सार और बड़ी सार और राजसमंद में नगेड़िया, ये सारी क्या है? मैग्नीज उत्पादक है। जो छठा देखिए, राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तीसरा पर्यटन थाना कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए तीसरा पर्यटन थाना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। अब तीसरा किया जाएगा तो पहला और दूसरा कहाँ पे है, इसकी भी चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जयपुर तथा उदयपुर के बाद तीसरा पर्यटन थाना जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। यह पर्यटन थाना 2013 से प्रस्तावित था और अब इसकी घोषणा हो चुकी है। अब देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। राजस्थान के पर्यटन विभाग का पंचवाक्य क्या है? राजस्थान के पर्यटन विभाग का पंचवाक्य, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये तो है इसका पंचवाक्य। और वर्तमान में लोगो क्या है? तो पधारो हमारे देश। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई थी। किसकी? ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को, और मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को 4 मार्च 1989 को निर्धुम, ठीक है, उद्योग का दर्जा दिया गया। निर्धुम है, निर्धुम का मतलब बिना धुएं के उद्योग का दर्जा दिया गया 4 मार्च 1989 को। किसकी सिफारिश पर? मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। 2004 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया। तो ये कुछ बातें पर्यटन के बारे में आई तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 नंबर देखिए, राजस्थान में वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए ड्राफ्ट तैयार करने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसका संयोजक किसे बनाया गया है?
वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए ड्राफ्ट तैयार करने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। तो उसके संयोजक बनाया गया डॉक्टर अनुला मौर्य। मुख्य तथ्य, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जून 2020 को एक आदेश जारी कर वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए ड्राफ्ट तैयार करने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया। समिति की संरचना देखो कैसे है। इसका संयोजक बनाया गया डॉक्टर अनुला मौर्य को। इसके सदस्य हैं डॉक्टर सुषमा सिंघवी, डॉक्टर राजकुमार जोशी, राम सिंह चौहान, फिरोज अख्तर और राम प्रसाद महाराज। सदस्य सचिव इसके बनाए गए, जो निदेशक संस्कृत शिक्षा का होगा उसको, और प्रशासनिक विभाग में संस्कृत शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर होगा, और समिति का जो कार्यकाल होगा वो 6 माह होगा। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षा जगत में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। 8 नंबर देखिए, देश के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट, CAG बहुत इंपॉर्टेंट। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? जो आय व्यय के लेखा जोखा संसद का हो या कोई भी नियंत्रण रखता है, तो ये खास हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन। ये बना दिए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को, देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र मुर्मू बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG नियुक्त किया गया है। वह भारत के 14वें CAG होंगे। वे केग के रूप में, यानी CAG को शॉर्टकट में केग कहते हैं, राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। राजीव महर्षि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी मुर्मू पिछले साल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने थे। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव के रूप में कार्य किया है। तो CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1858 में अंग्रेजों के समय ही हो गई थी। तो इसका स्थान लिया राजीव महर्षि का स्थान लिया गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, वहाँ से इस्तीफा देकर अब इन्हें CAG बनाया, केग बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। तो अनुच्छेद केग के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे CAG के लिए अनुच्छेद कौन सा, क्योंकि आपको पता है केग को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 9 नंबर देखिए, एक और बड़ी नियुक्ति, UPSC के नए अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो ये किसको बनाया गया? प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। प्रदीप कुमार जोशी को UPSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो मुख्य तथ्य, शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, जो UPSC अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अब अपने UPSC के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। क्या है, अब कल परसों ही आपको पता IAS वगैरह का रिजल्ट आया है, तो ये किसके माध्यम से एग्जाम होते हैं? तो UPSC देश के नौकरशाहों और राजनीतियों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। आयोग वार्षिक जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारियों का चयन करने के लिए 3 चरणों में पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, यानी प्री कहते हैं जिसको हम, फिर मुख्य परीक्षा होती है और फिर साक्षात्कार इंटरव्यू में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करते हैं। कल परसों कई दिन पहले ही 2019 का 2020 में रिजल्ट आया था ना, प्रदीप सिंह ही उसमें टॉपर रहते हैं। तो वो एग्जाम कौन करवाता है? UPSC करवाती है। जैसे सेंटर में UPSC है, वैसे हमारे राजस्थान में RPSC है। तो UPSC का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, जयपुर जिले के नए पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो सभी विद्यार्थियों का बड़ा शानदार तरीके से जवाब था, जोश मोहन को नियुक्त किया गया। प्रफुल्ल कुमार पटेल की जगह उन्होंने स्थान लिया है। और एक क्वेश्चन, कीर्तिपाल के बारे में किसने कहा कि तू एक महान राजा है? तो किसने कहा था? तो ये मोहनोत नैन्सी ने कहा था कि तू एक महान राजा है। तो कीर्तिपाल ने इसके बारे में कहा। ये कीर्तिपाल कौन था? तो 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में सोनग्रा चौहान वंश की नींव डाली थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कीर्तिपाल चौहान। और जो जालोर के अंदर दुर्ग है, जालोर दुर्ग,
नागभट्ट और परमारों के द्वारा बनाए गए उस दुर्ग का दोबारा निर्माण भी कीर्तिपाल के द्वारा करवाया जाता है। तो जब हम सोनग्राह चौहान जालोर के पढ़ते हैं तो कीर्तिपाल के बारे में कुछ विशेष बातें पढ़ती हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन है? यशवंत सिन्हा, मनोज सिन्हा, राकेश सिन्हा, राजेंद्र मुर्मू। और मुझे एक जवाब और देना है कि वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल है या नहीं, मुझे इसका जवाब देना है। अगर है तो कौन है, नहीं है तो क्या कारण है? लद्दाख। और एक क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? मंडोर, बयाना, चित्तौड़गढ़, तनोट। ये अभी 3 अगस्त को एग्जाम हुआ है, आरपीएससी के द्वारा लाइब्रेरियन का एग्जाम लिया गया, उसमें क्वेश्चन आया था राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ है। ये क्वेश्चन अभी 3 अगस्त का एग्जाम हुआ, ध्यान रखना। आरपीएससी का एग्जाम हो चुका है, लाइब्रेरियन का एग्जाम उसमें क्वेश्चन आया। तो मैं आपको स्पेशल एक वीडियो के माध्यम से कुछ 20 से 30 क्वेश्चन आए थे लाइब्रेरियन के अंदर राजस्थान जीके के, वो क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा, कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब एग्जाम होने शुरू हो चुके हैं, ऐसा मत सोचना कि एग्जाम नहीं होगा, सब एग्जाम होगा। पीटीटी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, सब अब धीरे धीरे सब कुछ शिक्षा के क्षेत्र में खुलने लग जाए, क्योंकि कोरोना वायरस का जो भय था वो खत्म हो चुका है। और लगातार कोरोना वायरस बढ़ने के बावजूद भी आम जन में इतनी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रही है, वो खुलेआम फिर रहा है और खुलेआम अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो वो दिक्कत वाली नहीं है, एग्ज़ाम होंगे। और इसकी पीडीएफ आपको नानक क्लासेज ग्रुप स्टडी अड्डा में प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।